क्या बांग्लादेश के सामने सेकेंड टेस्ट मैच में सरफराज खान को मौका मिल सकता है? जिस तरह से इंडिया का मिडिल ऑर्डर पहले मैच में कोलैप्स किया है, इसके बाद निगाहें तो लोगों की होंगी कि सेकेंड इनिंग में क्या ये मिडिल ऑर्डर परफॉर्म करता है या एक बार फिर कोलैप्स करता है, क्योंकि कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस को लेकर क्वेश्चन है। केएल राहुल लंबा चौड़ा टेस्ट करियर होने के बावजूद 35 का एवरेज नहीं मेंटेन कर पाए। शुभमन गिल के साथ भी यही है। इंग्लैंड वाली सीरीज में कमबैक किया था, लेकिन उसके पहले और इस मैच में वो फ्लॉप थे। लेकिन सरफराज और जुरेल, इन्होंने पिछली सीरीज में बताया था कि इनमें दमखम है और अगर मौका मिला तो लंबी रेस के घोड़े ये हो सकते हैं। गौतम गंभीर ने भी कहा था कि किसी को ड्रॉप नहीं किया जाता, किसी और को पिक किया जाता है। आप इंतजार कीजिए अपनी बारी का, जब बारी मिले तो फिर ऐसा छाइए कि कोई आपको हटा ना पाए। और फर्स्ट टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग के बाद यह सवाल सरफराज को लेकर इसलिए शुरू हुआ क्योंकि शुभमन गिल 0, केएल राहुल 16 रन बनाकर आउट हो गए। सरफराज खान, अगर आप उनके छोटे से करियर को देखेंगे तो सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन 3 टेस्ट मैच की 5 पारियों में पहले पारी में 56 रन डेब्यू पे, फिर 14-0, उसके बाद 62 और 68, यानी कि 3 टेस्ट मैच में सरफराज खान ने 5 इनिंग खेली, 200 रन बनाए, 68 उनका हाईएस्ट था, एवरेज 50 का था और 5 पारियों में 3 पारी में अर्धशतक लगा दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरफराज खान, जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की थी, उसके बावजूद उन्हें ड्रॉप किया गया था, उन्हें इस बार वापस लाया जाएगा? मतलब ये इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आप शुभमन गिल के स्टैट्स को देखेंगे तो शुभमन गिल पहले ओपनर थे, फिर ओपनर से ड्रॉप किए गए। 29 मैचेस में 2 शतक, 4 अर्धशतक, 874 रन थे। नंबर 3 पर 18 मैचेस में 618 रन उनके रहे। इनफैक्ट दलीप ट्रॉफी में भी 25 और 21 रन ही रहे 2 पारियों में। अब शुभमन गिल, उन्होंने खुद भी माना था कि टेस्ट क्रिकेट में बीते कुछ सालों में उन्होंने बहुत कमाल नहीं किया है। अगर आप आखिरी के 10 टेस्ट मैचेस देखेंगे तो शुभमन बहुत कमाल नहीं कर पाए। इंग्लैंड में कुछ अच्छे मैचेस रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड के अलावा टेस्ट स्टार्ट उनका बहुत तगड़ा नहीं है। 46 इनिंग खेलने के बाद अभी भी वो 1500 रन नहीं बना पाए। उनका एवरेज 35 का है, जो रविंद्र जडेजा से भी कम है। शुभमन गिल 2023-24 में बहुत कमाल नहीं रहे कि अहमदाबाद में कमाल थे, इंग्लैंड सीरीज में कमाल थे, अदरवाइज एक मोटा मोटा फेलियर जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और सेम कहानी केएल राहुल की है, या कहीं कि उनसे भी खराब है। केएल राहुल ओनली प्लेयर इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट विथ टेस्ट एवरेज बिलो 35 आफ्टर प्लेइंग 50 और मोर टेस्ट, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने के बाद। मतलब ये इंटरेस्टिंग है। केएल राहुल ने 2014 में डेब्यू किया था और 87 इनिंग वो खेल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका टेस्ट जो बैटिंग एवरेज है दैट इज जस्ट 33। 2018 से अगर आप देखेंगे तो ये और गिर गया है, 27 का बैटिंग एवरेज है, 27। मतलब काफी शॉकिंग है। अगर आप केएल राहुल के आखिरी कुछ मैचेस देखेंगे तो 5, 8, 12, 10, 22, 23, 10, 2, 20, 17, 1, फिर उसके बाद 2 अच्छी इनिंग है, 101 की और एक 86 की आती है। उसके अलावा भी 4, 8, 22, 16 ये उनकी इनिंग है, 24 का एवरेज। यानी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिल रही हैं, लेकिन यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। केएल राहुल का 3rd वर्स्ट एवरेज है। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। अय्यर को ऑलरेडी टेस्ट स्कीम से बाहर कर दिया गया है। क्या सरफराज के लिए डेब्यू की वजह बन सकता है? मतलब लेट्स जस्ट सी। सेकेंड इनिंग में काफी डिपेंड होगा। क्या सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी जो है केएल राहुल, शुभमन गिल अच्छा करते हैं? अगर इन दोनों में से कोई फ्लॉप होता है तो सरफराज चांसेस बढ़ जाते हैं, ध्रुव जुरेल की चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि काफी मौका मिला है। मतलब अगर आप टॉप 5 में बैटिंग करते हैं और आपका बैटिंग एवरेज 7 नंबर पर बैटिंग करने वाले जडेजा से कम है, इट्स अ सीरियस क्वेश्चन, इट्स अ सीरियस कंसर्न। शायद मूव ऑन हो जाए लोग। देखते हैं, सरफराज को मौका मिलता नहीं, डिपेंड तो होगा सेकेंड इनिंग में ये कैसा खेलते हैं।